नमस्कार। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज हैं उसके लिए हम कोई ऑफिशियल कोर्स तो लॉन्च नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बेवजह इंतजार मत कीजिएगा, अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा। अब बच्चों का कहना यह है कि सर आप कोर्स लॉन्च नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट कम से कम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, खास करके एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स जिन्होंने वो टॉपिक्स कभी पढ़े ही नहीं अपनी बीएससी के टाइम पर, एटलीस्ट वो टॉपिक तो सर कवर करा दीजिए, यूट्यूब पर कवर करा दीजिए या उसका कोई पेड कोर्स बना करके कवर करा दीजिए। तो मैंने यही कहा था कि कोई पेड कोर्स की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहेंगे वो मैं यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करा दूंगा। तो वही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फूड साइंस से रिलेटेड जो कि आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन टॉपिक्स को हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो इसमें कुछ क्लासेस में आपको जैसे मुझे समय मिलता जाएगा वो मैं आपकी कवर कराता जाऊंगा। उसमें से एक पहली क्लास आपकी आज ये रही। इसमें सबसे पहले तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट एक्ट है जो कि फूड से रिलेटेड है, फूड साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट एक्ट्स बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए, रटे हुए होना चाहिए। एक है यहां पर प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। खाने में जो मिलावटें होती है ना, उस मिलावट को रोकने के लिए बेसिकली ये एक्ट बनाया गया था। ये बनाया गया था 1954 में। ईयर आप लोगों को याद रखना है। ये आप मान करके चलिए कि एक क्वेश्चन तो कंफर्म आना ही आना है इन एक्ट से। एक से क्या कहूंगा, मैं कहूंगा 2 या 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इन इंपॉर्टेंट एक्ट से। एक होता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। ये सबके ईयर याद रखने हैं बस आपको। जैसे फूड प्रोडक्ट ऑर्डर है, ये ठीक 1 साल बाद 1955 में आ गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। एक है मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, दी मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, एक ये है, ठीक है। कुल मिलाकर के ऐसे 6-7 ही है बस, वो आपको याद रखने हैं। जैसे ये आया है आपका 1973 में, ये आप लोग याद रखो। एक है वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट, बेसिकली उसको वेजिटेबल ऑयल ब्रैकेट में कंट्रोल ऑर्डर करके है, 1947 में ही आ गया था वो, दी वेजिटेबल ऑयल कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है। ये है आपका एक सॉरी प्रोडक्ट तो लिखो यहां पर वेजिटेबल ऑयल, एक काम करो यहां लिख लो नीचे प्रोडक्ट, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर, ये आ गया था 1947, ठीक है। एक ये याद कर लीजिए। एक एडिबल ऑयल पैकेजिंग ऑर्डर है, एडिबल ऑयल पैकेजिंग ऑर्डर, एडिबल्स ऑयल पैकेजिंग। इसमें भी ना आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रेगुलेशन, रेगुलेशन इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपका आया था 1998 में, एक ये ऑर्डर है, इसको याद रखना। एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑर्डर है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑर्डर, डी ऑयल्ड मिल एंड एडिबल फ्लोर ऑर्डर करके है, काफी लंबा नाम है इसका, दी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑर्डर, ये हो गया। इसी के आगे कंटिन्यू करना है, बेसिकली वो ऑर्डर नहीं है, उसको केवल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल ही लिखें तो बेटर रहेगा। ऑर्डर अपन लास्ट में लिख दें क्योंकि ये ही पूरा नाम है ना इसका। डी ऑयल्ड मील है, डी ऑयल्ड मील एंड, नाम पूरा याद रखिएगा, एडिबल फ्लोर, जो आटा होता है ना अपना खाने वाला जो आटा होता है उसकी बात कर रहे हैं, वो ऑर्डर है। ब्रैकेट में कंट्रोल करके और फिर इसको ऑर्डर लिखना, ठीक है। तो ये पूरा नाम जरूर याद रखिएगा, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल, डी ऑयल्ड मिल एंड एडिबल फ्लोर कंट्रोल ऑर्डर, 1967 में ये आया था, 1967 याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेना। एक है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर, एक ये आपका दूध से रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ये आ गया था 1992 में, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर। एक है फूड अपना ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, ये तो बड़ा कॉमन है, फूड सेफ्टी
एंड स्टैंडर्ड एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, ठीक है, एक ही है, ये आपका 2006 का है, 2006, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, एक्ट है, इनको याद रखिएगा। ये मान करके चलिए आप कम से कम एक क्वेश्चन कंफर्म है, आना ही आना है इनके ऊपर, ईयर के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एक कम से कम बता रहा हूं, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। चलो कुछ और बातें करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करें यहां पर फूड की, कि भाई फूड क्या है। फूड के बारे में बात करें तो फूड क्या है, देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसे फूड की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द एनर्जी, फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो एनिमल हो, इवन एक बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, उसको क्या चाहिए भाई, सरवाइव के लिए फूड चाहिए, रिक्वायर फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, जिससे उसे एनर्जी मिल सके। और एनर्जी क्यों चाहिए, एनर्जी चाहिए उसे अपनी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसको एनर्जी चाहिए। कोई भी फूड मटेरियल होता है, यहां पर देखिए एनर्जी से रिलेटेड, यहां पर मैं डायरेक्टली बात करूं तो एनर्जी से मतलब है यहां पर हीट, या फिर मैं कहूं प्लांट और एनिमल के अंदर एनर्जी से मतलब है यहां एटीपी का। कुल मिलाकर के उसे एटीपी की रिक्वायरमेंट है, एटीपी मिल जाएगा तो एटीपी इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, उसे एनर्जी मिल जाती है। जैसे एनिमल की अगर मैं बात करता हूं तो एनिमल्स जो होते हैं वो हिट्रोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं भाई, हिट्रोट्रॉपिक मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो हमेशा दूसरों पर डिपेंड होते हैं, डिपेंड्स ऑन दी अदर्स। जैसे हम लोग हैं, हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं, हम प्लांट पर प्रोडक्ट पर बेस्ड हैं, हम लोग एनिमल प्रोडक्ट पर आधारित हैं। अगर कोई प्लांट ना हो, कोई एनिमल ना हो तो हम भूखे मर जाएंगे। क्या हमारी बॉडी के सेल्स खुद से खाना बनाते हैं? नहीं बना सकते। वहीं अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं वो खुद से अपना खाना बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस करके, यानी प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। सिंथेसिस ओन फूड, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। काश ये फोटोसिंथेसिस हम एनिमल्स के अंदर भी होती तो सारा ताम झाम, ये पढ़ाई करना, ये सब चीज़ें काहे के लिए कर रहे हैं अपन लोग? खाने के लिए कर रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब भी बस भूख लगती, धूप में जाके खड़े हो जाते, फोटोसिंथेसिस कर लेते। तो ये फोटोसिंथेसिस एनिमल्स के अंदर नहीं होता है, प्लांट के अंदर होता है। तो एनिमल्स कैसे हैं? हेटेरोट्रॉपिक है, हमको दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। दूसरों पर मतलब है किसी एनिमल पर डिपेंड होना पड़ेगा। अब जो नॉन वेजिटेरियन है वो क्या कर रहे हैं? एनिमल्स को ही खा रहे हैं, या फिर प्लांट प्रोडक्ट पर भी डिपेंड होना पड़ेगा। इन चीज़ों पर डिपेंड होना पड़ता है। तो फूड एक्चुअल में है क्या चीज़? फूड एक्चुअल में एक एनर्जी प्रोडक्ट है। क्या है ये? एक एनर्जी प्रोडक्ट है जो प्लांट और एनिमल को एनर्जी देता है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। यहां पर हम लोग फूड के फंक्शंस की बात करें कि भाई फूड का काम क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फूड। तो देखो फूड के ढेर सारे फंक्शंस हैं यहां पर। जैसे कि मैं बात करूं यहां पर एनर्जी यील्डिंग, फूड जो होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। पहला काम तो यही हो गया इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यही है, एनर्जी यील्डिंग। अगर मैं फूड की बात करूं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो बेसिकली तीन है, तीन मेन है जो आपके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सॉरी, पहला है कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन इनके ऊपर भी पूछे जाते हैं क्या कि भाई 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ये प्रोड्यूस कर सकता है 4 कैलोरीज। ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? 4 कैलोरीज। ऐसे ही 1 ग्राम प्रोटीन, प्रोटीन जो होता है वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है? 1 ग्राम प्रोटीन सेम कार्बोहाइड्रेट के बराबर ही है, इतनी कैलोरीज ये प्रोड्यूस कर सकता है। और 1 ग्राम फैट की बात की जाए तो ये डबल है। डबल क्या है? डबल से थोड़ा सा ज्यादा ही है, लगभग 9 कैलोरी एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है। ध्यान रखिएगा, बॉडी के अंदर जब भी इन प्रोडक्ट से, ये जो फूड मटेरियल है, इनसे जब एनर्जी निकाली जाती है तो वहां पर एक प्रोसेस होती है रेस्पायरेशन। कौन सी प्रोसेस होती है भाई? रेस्पायरेशन प्रोसेस होती है। जैसे कि अपने पास जो भी फूड प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट मैंने आपको 3 बताए हैं। कौन कौन से? एक तो कार्बोहाइड्रेट जिससे हमें एनर्जी मिलती है, एक है फैट और एक है प्रोटीन। ये 3 होते हैं और ये तीनों इसी सीक्वेंस में होते हैं। मतलब रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट की बात कर रहा हूं कि रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जो भी रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है, रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट से मतलब है
वो फूड प्रोडक्ट जिसको तोड़ करके एनर्जी बनानी है, जिसका ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी रिलीज करनी है। तो हमेशा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में जो फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट ही होता है, हमेशा याद रखिएगा। यानी कि अगर मान लीजिए मैं आपको उदाहरण से समझाऊं कि भाई ये एक सेल है, इस सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है और फैट भी प्रेजेंट है, तीनों चीजें इसमें प्रेजेंट है। अब मान लीजिए इस सेल को एनर्जी की जरूरत है, तो यहां पर इसमें से इन तीनों में से सबसे पहले ये सेल कहां से एनर्जी को निकालेगा, मतलब सबसे पहला रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट कौन सा होगा जिसको तोड़ करके उसमें से एनर्जी रिलीज की जाएगी, वो हमेशा होगा कार्बोहाइड्रेट। अगर बॉडी के अंदर सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी रिलीज होगी, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का ही ब्रेक डाउन होता है। कार्बोहाइड्रेट मान लीजिए खत्म हो गया, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बचा ही नहीं है, तो उसके बाद जो फैट है उस फैट की बारी आएगी, यानी सेकंड नंबर पर जो नंबर आता है वो फैट का आता है। एक बड़ा कॉमन सा कंसेप्ट है, जैसे अपन लोग कुछ डाइटिंग पे जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लेवल को कम कर देते हैं कि भाई कम कार्बोहाइड्रेट खाइए। जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो आपकी बॉडी में जो फैट जमा हुआ है बॉडी वहां से एनर्जी को लेना शुरू कर देगी, मतलब जिसको अपन कहते हैं फैट बर्निंग होने लगेगा और हम लोग पतले होने लगते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कम कर दीजिए तो सेकंड नंबर पर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा वो फैट होगा। मान लीजिए फैट की भी कमी होगी आपकी बॉडी में, अब ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हेल्थ इश्यू के लिए बन जाता है। अगर मान लीजिए कि फैट की भी कमी हो गई तो फिर हमारी मसल्स में जो प्रोटीन्स हैं, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो हमेशा मसल्स जाकर के डेवलप कर लेता है, तो हमारी मसल्स जो हैं उनमें जो प्रोटीन है ना, उन प्रोटीन में से एनर्जी को निकालना शुरू कर देता है। यानी कि अगर मैं कहूं प्रोटीन जो होता है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम करता है केवल और केवल स्टारवेशन कंडीशन में। ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा कब, ओनली इन दी स्टारवेशन कंडीशन, जब भूखमरी वाली कंडीशन आ जाती है, जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भी खत्म, स्टोर्ड फैट भी खत्म, उसके बाद बॉडी जो है वो अपने ही मसल्स को खाना शुरू कर देती है। अपने मसल्स को खाने से मतलब है कि उसमें जो मौजूद प्रोटीन है उसको खाना शुरू करती है। तो जब स्टारवेशन वाली कंडीशन आती है, भूखमरी वाली कंडीशन आती है, इंसान जो है 15-20 दिन 1 महीने से भूखा पड़ा है, कुछ नहीं मिला है उसको खाने के लिए, तो उसकी जो बॉडी है वो अपने मसल्स में से ही, उसके जो सेल्स है वो अपने मसल्स में से ही प्रोटीन को निकालना शुरू करती है। तो बेसिकली ये एनर्जी यील्डिंग वाले 3 प्रोडक्ट हो गए, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी निकाली जाती है, अगर कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है तो फैट से, फैट खत्म होता है तो लास्ट में प्रोटीन से एनर्जी को निकाला जाता है। दूसरा है यहां पर आपका फंक्शन बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग वाला फूड मटेरियल कौन सा है, जितने भी प्रोटीन रिच वाले हैं। देखिए बॉडी बिल्डिंग का मतलब होता है बॉडी कैसे बनती है, मसल से बनती है, यानी कि मसल्स डेवलपमेंट, मसल्स का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, वो होता है प्रोटीन से। यानी जितने भी प्रोटीन रिच फूड हैं, जिन में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर आपकी जितने भी पल्सेस हैं, नॉन वेजिटेरियन वालों की अगर बात करें तो वो फिर एक अलग कैटेगरी बन जाती है। एक्चुअल में इसमें फिर 2 कंडीशन आ जाती हैं। जितने भी प्रोटीन रिच फूड होते हैं ना वो सब बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, आप इन सब चीज़ों को याद रखना। ये सब कौन से होते हैं, आपके बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। अब वही बात कि भाई ये जो प्रोटीन रिच फूड है इसमें 2 कैटेगरी आप बना सकते हो, एक तो एनिमल प्रोटीन रिच फूड, एक तो एनिमल वाले हैं और एक यहां पर प्लांट वाले हैं, प्लांट प्रोटीन रिच फूड। प्लांट प्रोटीन में तो बड़ा कॉमन मैंने एग्जांपल बता ही दिया, जैसे पल्सेस है, पल्सेस आपका इसमें आ जाएगा, प्लांट बेस्ड प्रोटीन में पल्सेस है। पल्सेस के अलावा काफ़ी सारे ऑयल सीड्स हैं, उनके अंदर भी तो होता है, नट्स वगैरह हैं इनके अंदर भी हैं, और कुछ सीरियल्स क्रॉप भी होती हैं, हालांकि सीरियल्स क्रॉप में उतना प्रोटीन नहीं होता है। पल्सेस ऑयल सीड में काफ़ी मिल जाएगा और नट्स में काफ़ी मिल जाएगा। एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल में एक बड़ा कॉमन सोर्स है मिल्क, जो सभी लोग करते हैं। मिल्क एनिमल सोर्स में है, ध्यान रखना, क्योंकि प्लांट पर नहीं आ रहा है। तो मिल्क हो गया। दूसरा मीट है, मीट भी लोग खाते हैं, मछलियों को लोग खाते हैं, एग जो है, ये सब क्या है भी आपके एनिमल बेस्ड प्रोटीन रिच फूड है। ठीक है, ये सब बॉडी बिल्डिंग वाले हैं। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनका काम प्रोटेक्शन का और रेगुलेशन का होता है, ये तीसरा फंक्शन है यहाँ पर फूड का, प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन। तो प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन की बात करें तो इस कैटेगरी में जैसे कि जो फूड प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स में रिच होते हैं, द फूड रिच इन प्रोटीन, विटामिन्स
एंड मिनरल्स। जिन फूड के अंदर प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होता है वो सभी फूड्स के पास रेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं, हैविंग रेगुलेटरी फंक्शंस। कैसे फंक्शंस हैं इनके पास भाई? रेगुलेटरी फंक्शंस इनके पास पाए जाते हैं। जैसे बॉडी के अंदर हार्ट बीट को मेंटेन करना, बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को मेंटेन करना, बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये रहते हैं। और प्रोटेक्टिव फूड की बात करें, प्रोटेक्टिव फूड, इसमें फिर से दो कैटेगरी बताई गई हैं। प्रोटेक्टिव फूड के अंदर कौन कौन सी हैं? दो कैटेगरी। एक तो फूड जो इनमें विटामिन ज्यादा होता है, बेसिकली विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स, जिनकी बायोलॉजिकल वैल्यू ज्यादा होती है। और कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ ही थोड़े बहुत ही विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इसमें बेसिकली दो कैटेगरी है, एक तो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाले और एक लो बायोलॉजिकल वैल्यू वाले। मतलब फूड जो है उसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन है, मिनरल्स है और आपके यहाँ पर प्रोटीन है, और हाई बायोलॉजिकल वैल्यू है, हैविंग हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। बायोलॉजिकल वैल्यू इनकी ज़्यादा है। जैसे बात करें अपन मिल्क जो है वो विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू भी है। एग, अंडा जो है उसके अंदर भी काफ़ी विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में है। मछली जो होती है आपकी फिश, ये सब क्या भी हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाले हैं। और कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटीन और विटामिन्स तो है लेकिन उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब उनमें एनर्जी आपको ना के बराबर मिलती है। फूड रिच इन सर्टेन विटामिन्स एंड मिनरल्स, केवल विटामिन्स और मिनरल्स ही हैं उनके अंदर, प्रोटीन आपको बहुत ही कम रेयर केसेस में देखने को मिलता है। जैसे हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनमें विटामिन्स और मिनरल्स तो मिल जाएगा लेकिन प्रोटीन वगैरह ये सब चीज़ें कम ही मिलती हैं। और कुछ फ्रूट्स भी हैं, सम फ्रूट्स में अगर मैं बात करूं जैसे सिट्रस फ्रूट्स है, नींबू है, मौसम्बी है, इनमें आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, बहुत कम एनर्जी मिलेगी आपको। मोस्टली इनके अंदर विटामिन मिलेगा, विटामिन सी वगैरह देखने को मिलते हैं। तो इनकी बायोलॉजिकल वैल्यू कम है, इनके अंदर ओनली विटामिन और मिनरल्स ही पाए जाते हैं और इनके अंदर ढेर सारी एनर्जी वगैरह भी है, तो इनके अंदर बायोलॉजिकल वैल्यूज थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके के फूड हो गए। अब बात करें यहाँ पर फूड क्लासिफिकेशन की। फूड का जो क्लासिफिकेशन है वो यही है जो अभी मैंने आपको बताया है ना, वो यही है। अगर आपसे कभी कोई पूछता भी है कि फूड क्लासिफिकेशन के बारे में तो आपको यही बताना है। फूड बेसिकली हम लोग 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। एक तो फूड एनर्जी पर्पस से, फूड आपके ये बॉडी बिल्डिंग पर्पस से, और फूड जो कि बॉडी को रेगुलेट करने के पर्पस से है। तो यहाँ पर बेसिकली 3 कैटेगरी होती है। एक तो है फूड फॉर दी एनर्जी, एनर्जी के लिए फूड होते हैं। एक होते हैं फूड फॉर दी बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग के लिए फूड होते हैं। और एक होते हैं आपके फूड फॉर मेंटेनिंग या फूड फॉर दी रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव फंक्शन वाले, ऐसे लिख सकते हैं आप, फूड फॉर दी रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन, जिनका प्रोटेक्टिव फंक्शन है। तो एनर्जी वाले कौन कौन से हैं? एनर्जी वाले जैसे कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है हमको मेन, ठीक है, फैट से एनर्जी मिलती है हमको, और प्रोटीन से भी एनर्जी मिल जाती है। हालांकि प्रोटीन से सबसे लास्ट में मिलती है लेकिन है तो आता तो एनर्जी की कंडीशन में ही है। ऐसे फूड जो कि बेसिकली आपकी बॉडी बिल्डिंग में इन्वॉल्व है, उसमें आपका प्रोटीन रिच फूड आता है। जितने भी प्रोटीन रिच फूड हैं वो सब आपके बॉडी बिल्डिंग वाली कैटेगरी में आते हैं। जितने भी प्रोटीन रिच वाले फूड हैं जो सब की सब आपके बॉडी बिल्डिंग वाली में आते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल प्रोटीन वाले फूड ही काम आएंगे, प्रोटीन वाले फूड के अलावा जिनमें मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, वो भी बॉडी बिल्डिंग वाली कैटेगरी में आते हैं। तो मेन तो आपके यही है, मेन तो यही है। इसके अलावा जिनमें मिनरल्स हों, जिनमें विटामिन हों और जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो, ये भी बॉडी बिल्डिंग वाली कैटेगरी में ही आ जाते हैं। और जो प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फंक्शन शो करते हैं उनमें तो आपके हैं ही, जिनमें मिनरल्स, विटामिन, आपके फाइबर्स, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो फूड रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स एंड प्रोटीन, ये बेसिकली इसमें आते हैं जो रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव फंक्शंस वाले हैं ना। सॉरी, इसमें प्रोटीन ना लिख करके आप वाटर लिख लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। पानी की मात्रा जिनमें ज़्यादा होती है वो सब आपके
रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव फंक्शंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक डेफिनेशंस हैं फूड की और फूड के क्लासिफिकेशंस की। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बस ये याद रखना है एनर्जी वाले कौन से हैं और बॉडी बिल्डिंग वाले कौन से हैं। बॉडी बिल्डिंग में एक खाली प्रोटीन वाला जरूर याद रखिएगा, और रेगुलेटरी वाले वो होते हैं जिनमें विटामिन और मिनरल्स, फाइबर्स और वाटर वगैरह पाए जाते हैं, वो रहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें यहां पर फूड की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज की, कि फूड के अंदर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फूड। अब यहां पर फूड की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में काफी सारी चीजें हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें यहां पर वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर जैसे मैंने कहा कि किसी फूड का जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, वो प्रेशर है जो एक्सर्ट हो रहा है फूड के अंदर पाए जाने वाले वेपर से। जब वो फूड किसी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, अपने सॉलिड फेज में हो या लिक्विड फेज में हो, जिस किसी भी फेज में हो, उस इक्विलिब्रियम फेज में उस फूड के अंदर जो भी वेपर है, वेपर से मतलब है कि जो भी उसके अंदर पानी है, मॉइस्चर है, वो वेपर जो है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वही फूड का वेपर प्रेशर कहलाता है। तो इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन द फूड, और वो फूड काय में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इन द इक्विलिब्रियम विद लिक्विड और सॉलिड स्टेट। लिक्विड और तो फूड सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। अगर लिक्विड स्टेट में है तो उस समय जो वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो वेपर प्रेशर कहलाएगा। अगर फूड सॉलिड है तो उस समय जो वेपर एक्सर्ट होगा वो वेपर प्रेशर कहलाएगा। और ये चीज़ें जो है वो टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। जैसे मैं बात करूँ टेम्परेचर, अगर मान लीजिए मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, अगर मैंने फूड का टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो वेपर प्रेशर भी वहां पर इंक्रीज होता है। वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस, तो वेपर प्रेशर भी यहां पर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इसके अलावा आप कितना सॉलिड डिसॉल्व कर रहे हो, इस चीज पर भी वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए मैंने सॉलिड डिसॉल्व किया है किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो उसके प्योर सॉल्वेंट से हमेशा कम होगा। यानी कि आप बड़ा सिंपल सा समझ के बात चलें कि जितनी ज्यादा क्वांटिटी में आप सॉल्यूट ऐड करेंगे वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा कम होता जाएगा। इसको ना ऐसे समझिए आप, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्वेंट का मतलब बड़ा सिंपल सा है, जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर होता है ना, उसी को हमेशा सॉल्वेंट कहा जाता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई मॉलिक्यूल ना हो, खाली पानी के मॉलिक्यूल्स हो बस। वो क्या है? वो आपका भाई प्योर वाटर है। जैसे मान लीजिए एक बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने क्या ले रखा है? प्योर वाटर ले रखा है। ये रहा प्योर वाटर। प्योर वाटर से मतलब है ये क्या है? आपका सॉल्वेंट है। मान लीजिए इसका जो वेपर प्रेशर है, मान लीजिए इसका जो वेपर प्रेशर है वो है x, उदाहरण के तौर पे मान के चलो। अब इसके अंदर मैं कुछ सॉल्यूट ऐड कर रहा हूं। ये प्योर वाटर है, सेम बीकर है, वही पानी है इसके अंदर, ये प्योर वाटर इसमें मौजूद है। अब मैंने इसमें कुछ सॉल्यूट ऐड किए हैं। सॉल्यूट में मान लीजिए मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया, सॉल्ट यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। उदाहरण के तौर पर क्या ऐड कर दिया मैंने? यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर दिया। तो ये रहे भाई इसमें सॉल्ट, NaCl जो है वो मैंने ऐड कर दिया। ये मैंने सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया। सॉल्ट ऐड करने पर क्या फर्क पड़ेगा? अब देखो यहाँ पर ये मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया है, यानी कि ये सॉल्वेंट तो इसमें पहले से था ही प्योर वाटर, और इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। तो अब ये जो बन चुका है वो सॉल्यूशन बन चुका है। ध्यान रखना, एक सॉल्यूशन जो होता है ना वो हमेशा सॉल्वेंट और सॉल्यूट का बना होता है। सॉल्यूशन अगर कहीं पर लिखा हुआ है, ये शब्द भी अगर कहीं नजर आ जाए तो आप क्या समझेंगे कि उसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। जैसे मैंने कहा सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। सॉल्यूशन का मतलब वो होता है जिसमें सॉल्यूट भी प्रेजेंट होता है, वो होता है आपका सॉल्यूशन। तो ये एक प्रकार का सॉल्यूशन बन गया है। अब मान लीजिए इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लो। मान लीजिए कि इसका वेपर प्रेशर है y, तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और किसका कम होगा? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है, यानी कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? x का ज्यादा होगा, y का कम होगा। तो यहां पर जो वेपर प्रेशर इसका कम हुआ है वो कम क्यों हुआ है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट। इसका वेपर प्रेशर कम होगा, क्यों होगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की वजह से।
आप इसमें और सॉल्यूट ऐड कीजिए, और सॉल्यूट इसमें ऐड कर दीजिए, तो वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। जितने ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा इसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। इसको ऐसे उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं। एक मैं एग्जांपल आपको और समझाऊं। एक तरफ मान लीजिए मैंने ले लिया सॉल्ट, सॉल्ट मतलब आपका NaCl। NaCl में क्या है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। कितने मॉलिक्यूल है इसके अंदर भाई, केवल 2 मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है। एक तरफ ले लिया मान लीजिए मैंने सुक्रोज, क्या ले लिया अभी, सुक्रोज ले लिया है। अब सुक्रोज में तो एक ही मॉलिक्यूल होता है, इसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि भाई अलग अलग मॉलिक्यूल है, इसमें तो एक ही मॉलिक्यूल है। तो दोनों की दोनों क्या भी आपके सॉल्यूट हैं, सॉल्यूट ये भी है और सॉल्यूट ये भी है, दोनों ही क्या है भी आपके सॉल्यूट है। सुक्रोज भी एक सॉल्यूट है और सोडियम क्लोराइड भी आपका एक सॉल्यूट है। अब मैंने यहां पर पानी लिया, ये मैंने ले लिया प्योर वाटर, बिल्कुल एकदम प्योर वाटर है, यानी कि आपका ये सॉल्वेंट है। कितना लिया है, मान लीजिए मैंने इसको ले लिया 1 लीटर। एक बीकर मैंने यहां पर लिया है, उसमें भी मैंने क्या लिया है, प्योर वाटर लिया है। सेम प्योर वाटर है, वही सॉल्वेंट मैंने यहां पर लिया है, सेम 1 लीटर मैंने इसको ले लिया है। ठीक है, 1 लीटर प्योर वाटर यहां लिया, 1 लीटर प्योर वाटर मैंने यहां लिया। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया और इसमें मैंने सुक्रोज ऐड कर दिया। तो बताओ भाई किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और किसका वेपर प्रेशर कम होगा। ध्यान रखिएगा, जिसमें मैंने बताया था कि जहां जितने ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट होंगे, जितने ज्यादा नंबर में सॉल्यूट होंगे मतलब मॉलिक्यूल्स होंगे, उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा। तो यहां पर मान लीजिए कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो आया है x, और मान लीजिए इसका जो वेपर प्रेशर है वो है y। यहां पर मॉलिक्यूल केवल 1 है, यहां पर मॉलिक्यूल 2 है, मतलब इसका जो वेपर प्रेशर है वो 2 गुना कम होगा। अरे 2 times लेस देन द वेपर, या सिंपल सा लिख लो 2 टाइम लेस देन दी वाई, क्योंकि इसमें क्या भी 2 मॉलिक्यूल है, उसमें 1 मॉलिक्यूल है। यानी कि यहां पर सोडियम क्लोराइड जिसमें अपन ऐड करेंगे उसका वेपर प्रेशर जो है वो जस्ट 2 गुना कम होगा, किसकी तुलना में, जिसमें सुक्रोज मौजूद है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा याद रखना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे उतना ही वेपर प्रेशर यहां पर कम हो जाता है। एक और चीज है, वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में एक ये भी पढ़ो, एक होती है वाटर एक्टिविटी। वाटर एक्टिविटी, ये क्या पॉइंट है, इसको समझो जरा। वाटर एक्टिविटी, फूड के अंदर जो वाटर एक्टिविटी होती है उसका क्या मतलब होता है। फूड का जो वेपर प्रेशर है और एक डिस्टिल्ड वाटर का जो वेपर प्रेशर है, इसको समझना आप लोग। जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए एक बीकर में कोई फूड मटेरियल है, इस फूड मटेरियल का जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, अब वो फूड मटेरियल है आपका, चाहे वो लिक्विड में हो चाहे वो सॉलिड में हो, फूड होना चाहिए बस, चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, फूड होना चाहिए। और एक तरफ मान लीजिए अपने पास है केवल प्योर सॉल्वेंट, ये क्या है भी अपने पास प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट से मतलब प्योर वाटर है, प्योर वाटर जिसको अपन क्या कह रहे हैं, सॉल्वेंट, या जिसको अपन लोग डिस्टिल्ड वाटर भी, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना वो यही है। एक तरफ है अपने पास डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, प्योर वाटर, ये सॉल्वेंट है। एक तरफ अपने पास इसका वेपर प्रेशर है, इसका अपने पास वेपर प्रेशर है। इन दोनों का वेपर प्रेशर का जो रेशो होता है उसी को कहते हैं वाटर एक्टिविटी। वाटर एक्टिविटी का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इसको मैं लिख रहा हूं WA से, ठीक, इस फूड के अंदर जो वेपर प्रेशर है मान लीजिए वो हो गया PA, और इसको लिखा है मान लीजिए मैंने P, या इसको PO कर दो, इसको PO उसको P कर दो। तो यहां पर जो वाटर एक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा PO डिवाइडेड बाय P। ये आप लोग याद रखिएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाटर एक्टिविटी क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द फूड टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। इट इज द रेशियो ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द फूड टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट या प्योर वाटर, उसको कहा जाता है वाटर एक्टिविटी। ये वाटर एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, इस तरह का मेजरमेंट से क्या मतलब बनता है, इसका मतलब है यहां पर ये हम लोग फूड के अंदर का जो मॉइस्चर कंडीशन है ना उसको पता कर सकते हैं। देखो क्या होता है, जैसे कि कोई भी फूड मटेरियल है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये कोई फूड मटेरियल है, इस फूड मटेरियल के अंदर ना 2 प्रकार का पानी पाया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाटर। ध्यान रखना, कोई भी फूड मटेरियल हो उसमें 2 तरह का पानी होता है, एक होता है फ्री वाटर और एक होता है बाउंड वाटर।
एक होता है फ्री वाटर और एक होता है बाउंड वाटर। बाउंड वाटर मतलब होता है जो फूड के मॉलिक्यूल्स के साथ ही जुड़ा होता है। ध्यान रखना, इस फूड में जब भी कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा पानी की प्रेजेंस में ही ग्रो करेंगे। इनको हमेशा रिक्वायरमेंट होगी किसकी? वाटर की। रिक्वायर्स दी वाटर फॉर दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अपनी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए इनको पानी चाहिए। ये हमेशा कौन सा पानी इस्तेमाल करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा यूटिलाइज करते हैं फ्री वाटर। ऑलवेज यूटिलाइजेस फ्री वाटर। ये हमेशा फ्री वाटर को यूटिलाइज करते हैं। कभी भी ये ना आपके बाउंड वाटर को कभी यूटिलाइज नहीं करेंगे। डू नॉट यूटिलाइज द बाउंड वाटर। बाउंड वाटर इनके लिए अनअवेलेबल है। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इस फूड पर होगी या नहीं होगी, ये किस पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर फ्री वाटर कितना है। मान लीजिए ये क्या है भाई, आपका फ्री वाटर है, ये मान लीजिए फ्री वाटर है, ठीक है, और ये मान लीजिए उसके अंदर क्या है, बाउंड वाटर है। तो कितना फ्री वाटर उसके अंदर प्रेजेंट है, कितना फ्री वाटर प्रेजेंट है, इस बात पर डिपेंड होगी उसकी एक्टिविटी। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी है वो इस बात पर डिपेंड होगी। जैसे मैं कहूंगा यहां पर कि मॉइस्चर कंटेंट, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा मॉइस्चर कंटेंट में और वाटर एक्टिविटी में क्या अंतर है। मॉइस्चर कंटेंट वर्सेस वाटर एक्टिविटी, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे भी बहुत इजी लगेगा आपको। मॉइस्चर कंटेंट का मतलब होता है किसी भी फूड का जो अपन मॉइस्चर कंटेंट बता रहे हैं, जैसे मैंने कहा मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फूड, इससे क्या समझते हैं आप? इसका मतलब ये हुआ कि उस फूड के अंदर जितना फ्री वाटर है और जितना भी बाउंड वाटर है, उन दोनों का टोटल क्या कहलाता है? मॉइस्चर कंटेंट कहलाता है। दोनों का टोटल मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि ये क्वांटिटेटिव बात कर रहा है, क्वांटिटेटिव अमाउंट ऑफ वाटर। इट इंडिकेट द क्वांटिटेटिव अमाउंट ऑफ वाटर, कि भाई फूड के अंदर कुल पानी कितना है, चाहे वो फ्री फॉर्म में हो चाहे बाउंड फॉर्म में हो, वो मॉइस्चर कंटेंट है। और आपसे कहा गया वाटर एक्टिविटी, तो वाटर एक्टिविटी का मतलब है कि केवल और केवल जो फ्री वाटर है, ओनली फ्री वाटर ऑफ द फूड, फूड का जो केवल फ्री वाटर है ना, वो कहलाता है वाटर एक्टिविटी। तो ये वाटर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। जैसे मान लीजिए मैं कहूं यहां पर कोई भी ऐसा फूड, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा फूड है जिसकी वाटर एक्टिविटी 0.95 या उससे ज्यादा है, तो वहां पर बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड, इनकी ग्रोथ बहुत बढ़िया होती है। इस चीज को लिख लो, इफ वाटर एक्टिविटी ऑफ द फूड इज 0.95 और मोर, अगर यहां पर वाटर एक्टिविटी किसी फूड के अंदर 0.95 या उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर सफिशिएंट क्वांटिटी में फ्री वाटर है। इट मींस देयर इज अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्री वाटर। वहां पर जो फ्री वाटर है वो बहुत सफिशिएंट अमाउंट में है और वहां पर बहुत इजीली ग्रो हो सकता है। कौन? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में स्पेशली बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड वगैरह ये रहते हैं। इनकी ग्रोथ अगर रोकनी है तो वाटर एक्टिविटी जो है उसकी वैल्यू 0.85 या उससे कम ही होनी चाहिए। वाटर एक्टिविटी की जो वैल्यू है, ये याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट डाटा है, 0.85 और उससे कम होनी चाहिए फॉर द इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को अगर रोकना है तो वाटर एक्टिविटी 0.85 या उससे कम होनी चाहिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट डाटा है, इनको याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये कौन सा डाटा हो गया आपका भाई? वेपर प्रेशर का। ऐसी बात करें यहां पर एक और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है, वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट्स, इसकी बात करें, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है? कोई भी लिक्विड बॉयल कब होता है? कोई भी लिक्विड तभी बॉयल होगा जब उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये एक बीकर में मैंने पानी भर रखा है यहां पर, ठीक है, यहां से मैं इसको पानी में, यहां पर मैं इसको क्या कर रहा हूं भाई, हीट प्रोवाइड कर रहा हूं। ये मैं उसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, ये इसके अंदर मैंने पानी भर रखा है, ये उसके एटमोस्फियरिक प्रेशर हो गया, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर हो गया। जिस एटमोस्फेयर में इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर हो गया, और ये जो लिक्विड है इस लिक्विड का प्रेशर हो गया। तो ये बॉयल कब होगा? ये लिक्विड कब बॉयल होगा? जब इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। यानी कोई भी लिक्विड जो होता है
वो बॉयल कब होता है? बॉयल एट द वेपर प्रेशर, या सॉरी वेपर प्रेशर की बात ही नहीं कर रहे अपन, एक तरह वेपर प्रेशर भी बोल सकते हैं, व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बॉइल्स, व्हेन, क्योंकि निकलेगा तो वेपर के फॉर्म में ही ना, तो व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू इट्स एक्सटर्नल प्रेशर, जब उसका वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए तब वो लिक्विड वहां पर बॉईल करना शुरू करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं यहां पर कहूं कि भाई जो एक्सटर्नल प्रेशर है यहां पर वो क्या हो गया भाई आपका एटमॉस्फेरिक का, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर मतलब अपने एटमॉस्फेयर का प्रेशर, मतलब वो आपका नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आपको पता ही है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, कितना होता है भाई 760 mm ऑफ Hg, यही होता है। इस 760 mm ऑफ Hg पर अगर मैं पानी गर्म कर रहा हूं तो पानी का जो टेम्परेचर होगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट होगा एट दिस, वो कितना होगा? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। सभी जानते हैं अगर ये मॉइस्चर, सॉरी मॉइस्चर नहीं, अगर ये वेपर प्रेशर रहा, मतलब ये अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 mm ऑफ Hg, तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करना शुरू करता है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका वेपर प्रेशर, पानी का वेपर प्रेशर भी कितना हो जाता है? 760 mm हो जाता है। अगर मान लीजिए यहां पर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। इफ प्रेशर इंक्रीजेस, अगर मैं यहां पर प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो भी इंक्रीज कर जाता है। जैसे मैंने अभी बताया 760, अगर मान लीजिए मैं यहां पर 770 mm ऑफ Hg वेपर प्रेशर कर दूं, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दूं, अगर यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो गया? इतना हो गया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए पानी का ही है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट पहले कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस था, कितने पर? 760 mm ऑफ Hg पर। अब मान लीजिए मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दिया, 770 कर दिया, तो यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा पानी का वो 100 से ऊपर निकल जाएगा, यूजुअली निकल जाएगा 100.37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और यही फंडा काम करता है किसमें? प्रेशर कुकर के अंदर। प्रेशर कुकर के अंदर भी यही चीज होती है, वहां पर भी प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं जिससे बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है और खाना जल्दी पक करके तैयार हो जाता है। और अगर मान लीजिए मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दूं तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, जस्ट उल्टा है। एट रिड्यूस्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो, जैसे अपन को ये कम देखने को मिलता है एट हाई एल्टीट्यूड, अगर आप थोड़ी ऊंचाई पर चले जाओ, पहाड़ी क्षेत्र में चले जाओ, हाई एल्टीट्यूड्स पर आप चले जाओ, तो वहां पर आपको प्रेशर क्या होगा? कम होगा। हाइट बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है, तो वहां पर आप देखोगे बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो आपको कम मिलेगा। हाई एल्टीट्यूड पर बॉइलिंग पॉइंट आपको कम मिलता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर मान लीजिए मैं यहां पर 290 मीटर ऊंचाई पर जाऊं, फॉर एवरी 200 मीटर राइजेस इन दी हाइट फ्रॉम दी सी लेवल, अगर समुद्र के लेवल से मैं 290 मीटर ऊंचाई पर जाता हूं तो इतना प्रेशर कम होगा, उससे पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लोअर्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। यानी कि इसको ऐसे समझो आप कि भाई ये प्लेन एरिया है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र मान लीजिए कितना है? 290 मीटर ऊंचाई पर है। आपने यहां पर ये मान लीजिए आपका सी लेवल हो गया, सी लेवल हो गया, यहां पर आप पानी बॉईल कर रहे हैं। यहां पर आपको जो पानी है वो बॉईल आप करोगे तो यहां पर जो वाटर है वो बॉईल होगा कितने पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होगा। सेम पानी को जब आप यहां पर आकर के बॉईल करोगे 290 मीटर पर, तो ये 99 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही बॉईल हो जाएगा, क्योंकि हर 290 मीटर ऊपर जाने पर बॉइलिंग पॉइंट पानी का जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस बेसिकली कम हो जाता है। ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसके अंदर जितने ज्यादा अमाउंट में आप सब्सटेंस या सॉल्यूट ऐड करोगे उतना ही उसका वेपर प्रेशर नहीं, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर कोई एक मॉलिक्यूल ऐड किया है, कोई भी एक मॉलिक्यूल हो, नॉन वॉलेटाइल, नॉन आयोनाइजिंग सब्सटेंस मैंने मान लीजिए ऐड कर दिया, पानी के अंदर मान लीजिए मैंने ऐड कर दिया, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 0.52 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। आयोनाइजिंग सॉल्यूट मान लीजिए मैंने ऐड कर दिया, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड
राइजेस बाय 0.52 डिग्री सेल्सियस। इतना आपका यहाँ पर इंक्रीज कर जाता है। कितना? 0.52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कोई भी हो, कोई भी नॉन वॉलेटाइल नॉन आयोनाइजिंग सॉल्यूट अगर आप ऐड कर देते हो, जैसे पानी के अंदर ही मैंने एक मॉलिक्यूल ऐड किया है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 0.52 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। यानी कि पहले वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा तो वो 100.52 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ेगा, मतलब 52 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉइल होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको याद रखना है आपको, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, अब इसके अंदर ढेर सारी और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक जुड़े रहिएगा अपने चैनल से, और भी ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स आपको बताएंगे जो कि फूड साइंस के लिए, आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर। जय हिंद।